Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In last lectures, we have already discussed the series parallel and mixed combination of the cells. And we have also done questions on the same concept. Today, we are going to discuss another very important topic, that is Kirchhoff's laws. So, Kirchhoff's laws पढ़ने से पहले cells के ऊपर एक दो questions और हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे. ठीक. सो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टोटल 100 सेल्स, फुल स्टॉप. पहले लिखिए वी हैव टोटल 100 सेल्स, फुल स्टॉप. हाउ शुड वी डिवाइड द सेल्स इन रोज एंड कॉलम्स टू गिव मैक्सिमम करंट, फुल स्टॉप. Also, what will be the EMF of the battery? अच्छा, कुछ गिवन कंडीशंस हैं. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा दी हुई है 1 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज गिवन एज 4 ओम. तो टोटल सेल्स जो हमारे पास हैं बेटा, टोटल सेल्स दैट इज 100 सेल्स, यानी टोटल सेल्स बेटा 100 है. और मिक्सड कॉम्बिनेशन में टोटल सेल्स किसके बराबर होता है, m इंटू n. ठीक. तो हमें बताना है कि इनको कैसे हम आपस में ज्वाइन करेंगे, यानी कितनी ब्रांच हम रखेंगे और एक ब्रांच में बेटा कितनी सेल्स हम रखेंगे. ठीक. तो मुझे सबसे पहले बताइए, फ्रॉम मिक्सड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स कंडीशन क्या है मैक्सिमम करंट के लिए. ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं. फॉर मैक्सिमम करंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल्स, external resistance should be equal to NR by M. NR by M. This is the condition for maximum current to be drawn from the mixed combination of the cells. ठीक है बेटा. ओके. नाउ अब मुझे बताइए, ये R जो है और ऑलरेडी 1 ओम दिया हुआ है. N और M बेसिकली हमें निकालना है. N is the number of the cells in each branch and M is the number of the parallel branches. ठीक. ओके. एक चीज़ तो पता है हमें, m इंटू एन किसके बराबर दिया है, दैट इज इक्वल टू 100. सो n अगर हम निकालेंगे या m निकालेंगे, m किसके बराबर आएगा बेटा, m विल बी इक्वल टू 100 बाई n. सो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा वैल्यू, यहाँ पे ऐसे आएगा n इंटू व्हाट इज r का वैल्यू ऑलरेडी 4 ओम दिया हुआ है. तो बेटा m का वैल्यू क्या हम लेंगे, m का वैल्यू हम लेंगे 100 बाई n. ठीक. तो n ऊपर जाएगा, बनेगा n स्क्वायर, 100 यहाँ जाएगा. So it is 100 is equal to n square into 4. ठीक है ना. ये n ऊपर गया, n into n हो गया n square. ओके. सो ये 4 डिवाइड में जाएगा, 100 by 4 that is equal to n square. So it is 25 is equal to n square, और square और रूट बन जाएगा, n will be equal to 5. So दिस इज द नंबर ऑफ द सेल्स इन ईच ब्रांच. हमें एक ब्रांच में बेटा कितनी सेल्स रखनी है, 5 सेल्स रखनी है एक ब्रांच में. ओके. फिर ब्रांच कितनी होंगी, अगर n आया 5 तो m का वैल्यू क्या आएगा, m इज द नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांच. सो 100 डिवाइड बाय 5 एंड दैट इज इक्वल टू 20. सो ब्रांच आर 20. सो इसका ये मतलब हुआ कि टोटल हमारे पास 20 रोज होने चाहिए और एक रो में कितनी सेल्स होनी चाहिए, 5 सेल्स होनी चाहिए. ठीक है ना. कुछ ऐसे एक रो में 1 2 3 4 5, इसी तरह से कितनी ब्रांच होनी चाहिए, इसी तरह से और एक ब्रांच होनी चाहिए. हर एक ब्रांच में बड़ा 5 सेल्स होनी, और टोटल ब्रांच कितनी होनी चाहिए, 20 ब्रांच. नो, इस क्वेश्चन का और एक पार्ट भी है, वो कह रहा है कि हमें EMF पता ना, EMF कितना होगा. सो ऑलरेडी चूंकि ये सारा सीरीज में हर एक सेल का EMF बेटा सेम है, तो EMF विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन ने दिया है कि एक सेल का EMF 1.5 वोल्ट है. तो पता एक सीरीज ब्रांच के अक्रॉस कितना EMF होगा. इनका EMF बेटा ऐड हो जाएगा, चूंकि 5 सेल्स हैं. सो व्हाट विल बी EMF विल बी इक्वल टू 5 n ही होता है ना, 5 इंटू 5 सेल्स है और एक सेल का EMF 1.5 वोल्ट है. सो 5 इंटू 1.5 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट. ठीक. तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन है कि रिक्वायर्ड वोल्टेज 12 वोल्ट है. आपको करंट जो रिक्वायर्ड, बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड वोल्टेज अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. रिक्वायर्ड करंट
थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 10 एम्पियर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का भी बेटा दिया है। हमें बताना है कि टोटल कितनी सेल्स लगेंगी और अरेंजमेंट कैसा होगा, यानी एक ब्रांच में कितनी सेल्स होंगी और टोटल ब्रांच कितनी होंगी। एक सेल का EMF 1.5 वोल्ट बेटा दिया हुआ है। तो हमें पता है रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, और वही बड़ा इफेक्टिव EMF होगा। और इफेक्टिव EMF किसके बराबर होता है, एक ब्रांच में कितनी सेल्स है, दैट इज एनी टोटल एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ब्रांच एंड इज द EMF ऑफ ईच सेल। इस ब्रांच के अक्रॉस जो EMF होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस और वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब एक ब्रांच में टोटल EMF कितना होगा, एनी, और वो कितना होना चाहिए, 12 वोल्ट। सो एन व्हाट इज EMF ऑफ ईच सेल, इट इज 1.5 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, तो यहाँ से n का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे 12/1.5 एंड दैट इज इक्वल 8। सो एक कंडीशन तो आ गई। एक रो में कितनी सेल्स होनी चाहिए, 8 सेल्स। ओके, नाउ अब हमें चाहिए कि रोज कितने होने चाहिए। हमारे पास रिक्वायर्ड करंट है 10 एम्पियर, और मिक्सड कॉम्बिनेशन में से जो करंट निकलती है उसकी फॉर्मूला क्या है, शाबाश, MNE। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ मिक्सड कॉम्बिनेशन में, डिवाइड बाई NR प्लस MR। सो रिक्वायर्ड करंट बेटा कितनी है, 10 एम्पियर। M निकालना है, N ऑलरेडी 8 आया है। सेल का बेटा EMF कितना है, सेल का EMF जो है दैट इज सेल का EMF, एक सेल का EMF 1.5 वोल्ट डिवाइड बाई NR प्लस MR। N का वैल्यू 8 है। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दैट इज 1 ओम प्लस M चूंकि निकालना है। एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा दी हुई है 0.2 ओम। सो ये इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे you will get the value of M and it is again 8. So number of rows बेटा 8 होने चाहिए और एक रो में 8 सेल्स होनी चाहिए। So what is the number of the cells required? number of cells जो होता है M into N, तो वो आएगा 8 into 8 is 64. So कितनी सेल्स रिक्वायर होंगी, सेल्स विल बी इक्वल टू 64, M N के बराबर, M into N के बराबर। ठीक, सो हमारे पास बेटा और एक क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। When an unknown resistance is connected across a series combination of two cells, each of 18 volt, current through the external resistance is 4 ampere, full stop. When it is connected across a parallel combination of same cells, the current through it is 3 ampere, full stop. Find the unknown resistance and internal resistance of each cell. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बता रहा है कि अगर आप एक अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेल्स, मेरे पास 2 सेल्स हैं, ये मैंने सीरीज में बेटा कनेक्ट की हैं, और क्वेश्चन बता रहा है कि अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इन सेल्स का ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ऑल्दो दे में हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। क्वेश्चन बता रहा है एक सेल का जो है EMF है 18 वोल्ट, दिस इज 18 वोल्ट, दिस इज अगेन 18 वोल्ट, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हमें नहीं पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं पता है। क्वेश्चन बता रहा है अगर ऐसा सीन है तो करंट जो नेटवर्क में है दैट इज 4 एम्पियर, करंट दी हुई है 4 एम्पियर। तो सबसे पहले करंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज में EMF चूंकि ऐड होता है, 18 प्लस 18 हो गया बेटा 36, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ये सारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, R प्लस R हो गया 2R प्लस R, ठीक है। सो यहाँ से एक इक्वेशन आपको इजीली मिलेगी। ये करंट का वैल्यू बेटा दिया हुआ है, कितना दिया है करंट का वैल्यू, इट इज 4 एम्पियर, सो दैट इज 4 एम्पियर। तो अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये बनेगा 36, इट इज इक्वल टू 4 इंटू इज 8R प्लस 4R, ठीक है।
ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन बता रहा है अगर इन्हीं दो सेल्स को बेटा हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सो इन्हीं दो सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक, अक्रॉस द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इसका EMF 18 वोल्ट, इसका EMF 18 वोल्ट, दिस इज आर, दिस इज आर। अभी ये वाले सीन में जो करंट है उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3 एम्पियर। तो सबसे पहले मुझे आप बता सकते हैं कि करंट इसमें कितनी होगी। करंट विल बी इक्वल टू EMF अक्रॉस ईच ब्रांच। चूंकि EMF सेल्स का सेम है तो मैंने पढ़ाया था कि जब EMF पैरेलल में, जब सेल्स का EMF सेम होगा तो इफेक्टिव EMF सेल के एक EMF के बराबर होता है। सो व्हाट इज करंट इक्वल टू इफेक्टिव EMF यानी 18 वोल्ट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ये तो बेटा पहले पैरेलल में है, सो R और R हो गया R/2 पैरेलल में, प्लस आ जाएगा ये R, सो मैं लिखूंगा R/2 प्लस R, है ना, बिकॉज हम दो सेल्स के बदले एक ही सेल बनाते हैं, दो रजिस्टर्स के बदले एक ही रजिस्टर बनाते हैं, फिर ये सीरीज सर्किट बन जाता है। सो ये हो गया 18 वोल्ट इफेक्टिव EMF, दिस इज R/2 एंड दिस इज R। नाउ दिस इज सीरीज सर्किट और करंट कितनी आई, 18/R/2 प्लस R। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे करंट का वैल्यू लेकिन दिया हुआ है, दिस इज 3 एम्पियर करंट, सो 3 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 18 डिवाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बनेगा R+2R, R+2R, और ये 2 × 1 2 होके ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला आएगा। सो अब ये क्या बनेगा 3R, शाबाश, प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3R प्लस 6R इज इक्वल टू 36। देख लीजिए ये दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, ये और ये इक्वेशन आपके सामने हैं। सो इन दो इक्वेशंस को बेटा सॉल्व कर लेना और कुछ भी नहीं तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो जब आप इनको सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या ऐड कर लीजिए। चलिए सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे सो इनको सॉल्व मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, यहाँ पर मैं लिखूंगा पहली ये वाली इक्वेशन है 8R प्लस 4R इज इक्वल टू 36, दूसरी इक्वेशन है 3R प्लस 6R इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सो जब आप इन दो इक्वेशंस को बेटा सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस, अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड कोई भी कर लीजिए। सो ऑन सॉल्विंग जब आप सॉल्व करेंगे स्मॉल r का वैल्यू बेटा 2 ओम निकल के आएगा और कैपिटल R का वैल्यू 5 ओम निकल के आएगा। ठीक, सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल एंड दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बेटा बोर्ड के ऊपर और एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास बहुत सारी सेल्स कनेक्टेड हैं, ठीक, और एक सेल का EMF जो है दैट इज अल्फा टाइम्स R, अल्फा इज द कांस्टेंट, R इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सबसे पहले चूंकि आप देख लीजिए सारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, हर एक बैटरी का EMF ऐड हो जाएगा, ये भी करंट को यहाँ से ड्राइव कराने की कोशिश करेगा, ये भी, यानी सारी सेल्स करंट को सेम डायरेक्शन में ड्राइव कराएंगे। तो ये सारा सीन जो है ये सीरीज में आ गया। तो सबसे पहले मुझे बताइए करंट कितनी होगी सर्किट में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कहीं पर दिख नहीं रही है, सो करंट ऑब्वियसली किसके बराबर आएगी, टोटल EMF, वो किसके बराबर आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू NE। ठीक, it is NE divided by total resistance of the cells, so I'll simply write it is NR। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। NN यहाँ पर कटेगा, so it will be equal to EE किसके बराबर है, अल्फा R डिवाइड बाय R, R कटेगा, that is equal to alpha, this will be the current in the network। बेटा ये नेटवर्क में करंट होगी। ओके, इसका दूसरा पार्ट है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट A है, सपोज दिस इज पॉइंट B, वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन बता रहा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, मान लीजिए आपके पास सीरीज नेटवर्क होगा, ये हम प्रूव भी करेंगे। हमारे पास सीरीज में बहुत सारी सेल्स हैं और बाहर से कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा है नहीं, देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एट ऑल।
बाहर से कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ कि ये सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मान लीजिए हर एक की अपनी अपनी कोई रेजिस्टेंस है, हर एक सेल की अपनी अपनी रेजिस्टेंस लाइक दिस। तो मान लीजिए n सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो सबसे पहले मुझे बता सकते हैं इस नेटवर्क में करंट कितनी होगी, इस नेटवर्क में बेटा करंट कितनी होगी, n सेल्स दैट मींस NE डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है नहीं, सो टोटल रेजिस्टेंस आएगी इनका सम R प्लस R यानी NR आएगा, NN कटेगा, दैट इज इक्वल टू E बाय R। यानी करंट जो निकल रही है वो नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता ही नहीं। सो करंट किसके बराबर आई, E बाय R के बराबर। अब मुझे बताइए इस सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इसका EMF बेटा, एक सेल का EMF E है, इसका भी E, इसका भी E है, इसका भी E है, what will be potential difference across this cell? वो होगा EMF minus internal resistance drop. So what is potential difference? Potential difference will be equal to EMF बेटा E है माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हो जाएगा, I इंटू R। I कितना है, करंट जो हर एक में सेम है चूंकि ये सीरीज सर्किट है। I किसके बराबर आया, शाबाश, E बाई R मल्टीप्लाइड बाई ये इंटरनल रेजिस्टेंस E माइनस इसमें ड्रॉप, इसमें कितना ड्रॉप होगा IR। I कितना है, E बाई R, R फिर लेंगे इसका अपना, सो R कैंसिल होगा, E माइनस E विल बी इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है नहीं तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे बैटरीज में से इतनी करंट निकलती है ताकि इस सेल का सारा EMF इस इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 0 बन जाता है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसके अक्रॉस भी 0, हर एक सेल के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0। लेकिन वो तब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड ना हो, जब शॉर्ट लाइन हो, बिल्कुल भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना हो। सो दो पॉइंट्स यहाँ पर समझ आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बेटा शायद JEE के पेपर में भी आया था। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा शॉर्ट है। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स, देख लीजिए क्या ये ग्राफ आया था, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स, तो ग्राफ कैसा आएगा, करंट और नंबर ऑफ सेल्स के बीच में। तो हमने अभी अभी ये देखा कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है तो उस टाइम पे करंट जो है ये n पे डिपेंड करता ही नहीं है नंबर ऑफ सेल्स पे, यानी I कांस्टेंट रहेगा। सो करंट का ग्राफ कैसा आएगा विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ सेल्स, इट विल बी कांस्टेंट। ये JEE 2017 के 18 में शायद आया था। सो ये बात याद रखिएगा। लेकिन मैं अब इस पॉइंट पे आना चाहता था, अगर बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है तो सेल का तो हर एक EMF जो है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा। सो व्हाट विल बी पोटेंशियल, यहाँ पे भी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है नहीं कोई, सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसके अक्रॉस भी 0, इसके अक्रॉस भी 0, तो डायरेक्टली इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इट विल बी 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 because in the network there is no external resistance connected at all। बेटा आप एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। 12 cells each having same EMF are connected in series and kept in a box. Some of the cells are wrongly connected, full stop. This battery is connected in series with an ideal ammeter and 2 cells of same EMF as of 12 cells, full stop. The current is 3 ampere when the cells and the battery aid each other, and 2 ampere when the cells and the battery oppose each other, full stop. How many cells in the battery are wrongly connected? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास बहुत सारी सेल्स है, ये नहीं पता कितनी सेल्स हैं, तो हमने इनको एक बॉक्स में बंद रखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हर एक सेल की बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस R है, हर एक सेल का EMF E है, ठीक। सो मान लीजिए एक सेल का EMF आप E रख रहे हैं, सेम है हर एक सेल का EMF। इसके बाद ये क्वेश्चन बता रहा है, इसके बाद हमने बाहर से और एक दो सेल्स रखी हुई हैं, हमने और 2 सेल्स कनेक्ट की हुई हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ये और एक सेल है, ये और एक सेल है। क्वेश्चन बता रहा है जब ये सेल्स का EMF PE ही है, क्वेश्चन बता रहा है जब आप ऐसे इनको रखेंगे इन सेल्स को ताकि ये 2 सेल्स का EMF इन सेल्स के EMF को ऐड करे, यानी अगर ये करंट को ड्राइव कराना चाहेंगे ये डायरेक्शन में, ये भी करंट को, ये 2 और सेल्स भी करंट को ड्राइव कराना चाहेंगे
इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब इन दो का ईएमएफ इन ईएमएफ को एड कर रहा है। उस टाइम पे जो करंट दी हुई है वो करंट बेटा किसके बराबर दी हुई है, दैट इज 3 एम्पियर। और जब ये ईएमएफ्स इसको अपोज करेंगे यानी इनका पोलैरिटी रिवर्स करेंगे, उस टाइम पे भी करंट दी हुई है। हमें बताना है कि इसमें रॉन्गली कितनी सेल्स कनेक्ट है। रॉन्गली का मतलब है जिनका चूंकि पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में, उन सेल्स जो रॉन्गली कनेक्टेड होंगे उनका पॉजिटिव टर्मिनल उल्टा होगा। तो ये बहुत सिंपल है। मान लीजिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सपोज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसमें n सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक है, रॉन्गली जो कनेक्टेड है वो n सेल्स हैं। तो जब मुझे बता सकते हैं उस टाइम पे करंट कितनी होगी। करंट जो होती है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना होगा, ये टोटल इस बैटरी में 12 सेल्स है तो मैं लिखूंगा 12 सेल्स। अगर n सेल्स रिवर्स होंगी तो 2n सेल्स का इफेक्ट खत्म होगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो आएगा 12 माइनस 2n इंटू ई, ठीक है, 12 माइनस 2n इंटू ई। ये तो हो गया 12 माइनस 2n जब ये सेल्स जो हैं ये रॉन्गली कनेक्टेड होंगी, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल्स विच आर रॉन्गली कनेक्टेड। और इसके बाद ये दो भी जो है ये ऐड हो जाएंगी तो मैं लिखूंगा इट इज प्लस 2e डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस तो सारे जो सेल्स का रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाएंगी। अगर ये सेल्स उल्टी भी हैं लेकिन हर एक सेल का रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो ऐड होगा। सो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, ये हो गया 12R, बिकॉज ये 12 सेल्स हैं तो 12R। ये दो सेल्स की भी इंटरनल रेजिस्टेंस RR हो जाएगा, 12 प्लस 2R हो गया 14R। एंड दिस इज इक्वल टू, ये बेटा किसके बराबर दी हुई है ये करंट, ये दी हुई है 3 एम्पियर के बराबर। ये करंट किसके बराबर आएगी, इट इज इक्वल, ये 2e है, ये है 12e, ठीक है ना, 12e और 2e हो गया 14e। तो मैं लिखूंगा 14 माइनस 2n इंटू ई डिवाइड बाई 14R, दैट इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्वेश्चन बता रहा है कि अगर ये दो सेल्स जो है इनका ईएमएफ अपोज करेगा इस चीज़ को, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा -2e, बिकॉज ये अपोज कर रहा है। तो उस टाइम पे करंट दी हुई है 2 एम्पियर। तो दैट मीन्स अगर मैं और एक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, शाबाश, करंट किसके बराबर आएगी, बराबर यही सारा सीन आएगा लेकिन इधर आएगा -2e बिकॉज अपोजिशन हो रहा है। तो -2e तो ये बनेगा 12 माइनस 2 यानी 10 आएगा वो। तो मैं सिंपली राइट 10 माइनस 2n इंटू ई डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस तो 14R ही है और ये सारा किसके बराबर दिया है, 2 एम्पियर दिया है। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। इन दो को बेटा डिवाइड कर लीजिए दो इक्वेशंस को, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n और n का वैल्यू आ रहा है 1। इसका मतलब है n क्या हमने रखा था, n का हमने वैल्यू, हमने n का मतलब है कि इस कॉम्बिनेशन में से कितनी सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है, एक ही सेल बेटा रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन से आपको तंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स लॉज, ठीक। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, ये बेसिक टेक्निक्स जो हमारी हैं, ये बेसिक टेक्निक्स वैलिड नहीं है, वैलिड है लेकिन थोड़ी मुश्किल है ये अप्लाई करना। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, जिनमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, सो टू सॉल्व दो सर्किट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस across any element in those circuits we have some other techniques and one of the best techniques is Kirchhoff's laws, जो कि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो now directly moving on to the next topic that's called as Kirchhoff's laws। आज बेटा पहला लॉ पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक है, ये एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आपको आता है, Kirchhoff's laws। सो किरचॉफ्स ने बेटा दो लॉज प्रेजेंट किए। सो पहले लॉ को हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, मैं लिखूंगा किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL जिसको हम कहते हैं KCL, या इसका दूसरा नाम जो है दैट इज जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। सो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट बताएंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ हमें ये कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0।
सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बताएंगे जंक्शन क्या है। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारे सर्किट्स एलिमेंट्स मीट होते हैं। मान लीजिए ये एक जंक्शन है, यहाँ पर बहुत सारी वायर्स मीट हो रही है, इसको हम कहते हैं बेटा जंक्शन। सर्किट्स में कभी ऐसा भी आप देखेंगे जंक्शन पॉइंट, ऐसे भी आप देखेंगे। नेटवर्क मान लीजिए आपका है, ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट पे ये वाला रजिस्टर कनेक्ट हो रहा है, ये भी, इसको कहेंगे जंक्शन। जंक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स मीट होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये कई वायर्स हैं, सपोज वी हैव ए नंबर ऑफ वायर्स, और ये यहाँ इस पॉइंट पर मीट हो रही है, और इन वायर्स में करंट को मैं रख रहा हूँ, सपोज I1 ये एंटर हो रही है जंक्शन की ओर, सपोज I2 भी एंटर हो रही है, I3 भी एंटर हो रही है, सपोज I4 लीव कर रही है, I5 लीव कर रही है। 3 करंट्स एंटर हो रही है, 2 करंट्स बेटा लीव कर रही है। तो हमें लॉ ये कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ की स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहेंगे आप लिख लीजिए, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सम ऑफ द करंट्स जो है, सम ऑफ करंट्स I समेशन I दैट इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाने के लिए पहले आप साइन कन्वेंशन नोट कर लीजिए। साइन कन्वेंशन है क्या? आज इसकी स्टेटमेंट वगैरह मैं आपको PDF सेंड करूंगा, वो देख लीजिएगा। साइन कन्वेंशन ये है, साइन कन्वेंशन पूरा ले लीजिए। हम साइन कन्वेंशन लेते हैं ताकि इजी हो जाए नेटवर्क्स को सॉल्व करना। साइन कन्वेंशन ये है कि एंटरिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव। जो करंट्स जंक्शन को एंटर कर रही हैं वो करंट्स हम पॉजिटिव लेते हैं, एंड लीविंग करंट्स आर टेकन एज नेगेटिव। तो जब आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा किरचॉफ्स करंट लॉ, आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ द करंट्स इज इक्वल टू 0। सम यानी एंटरिंग करंट आप पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा बेटा? I1 शाबाश प्लस I2, ये भी एंटर हो रही है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं, ये भी एंटर हो रही है I3 भी इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं, ये तो लीव कर रही है जंक्शन को, सो मैं नेगेटिव लूंगा। ये साइन कन्वेंशन हमारा है, I4 माइनस I5 एंड दैट ऑल इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड दैट इज इक्वल टू, उस पार जाएगा I4 प्लस I5। सो व्हाट डज दिस मीन? अगर आप देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ की बेटा और एक स्टेटमेंट सामने आ रही है, क्या? टोटल, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन एंड दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। यानी इसकी और एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये किरचॉफ्स लॉ है, जंक्शन को जितनी करंट एंटर करेगी उतनी ही करंट बेटा लीव भी करती है। ठीक है ना? तो 2 स्टेटमेंट हमने इसकी बताई। तो पहली स्टेटमेंट, सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन हमने क्या लिया? करंट्स एंटरिंग द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट्स लीविंग द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक, और उससे हमें ये पता चला कि टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी टेकन एज is equal to total current leaving the junction. Total current entering the junction is equal to total current leaving the junction. So इसका मतलब है ये है कि ये जंक्शन पॉइंट जो है वहाँ पर करंट ख़त्म नहीं होती है, जितनी एंटर होती है उतनी लीव करती है। सो द पॉइंट नीदर एक्ट्स एज अ सोर्स नॉर द सिंक, इसलिए चार्ज कंजर्व हो रहा है, जितना चार्ज एंटर हुआ उतना लीव किया। सो दिस लॉ इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, बस इतना ही है किरचॉफ्स करंट लॉ बेटा, इतना ही है। इस पे क्वेश्चंस अगर आप देखने चाहोगे, सिंपल सी 1-2 एग्जांपल्स में दूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लीजिएगा। KCL देख लीजिए क्या है। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे रख रहे हैं। एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, ये और एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ पर और 2 रजिस्टर्स हैं। सिंपल है, डरने की ज़रूरत है नहीं। एंड वी हैव अनदर रजिस्टर कनेक्टेड ओवर हियर। ठीक है, तो बेटा यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर का करंट निकल रहा है। हमें ये करंट ढूंढनी है I1।
यहाँ से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, हमें ये करंट ढूंढनी है I2 और ये वाली करंट आपको ढूंढनी है I3। फाइंड I1, I2 एंड I3। तो 10 एम्पियर यहाँ से आ गया, ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर करंट डिवाइड होगी। सो करंट एंटरिंग द जंक्शन इज टेकन एज करंट लीविंग द, एंटर कितनी हो रही है 10, लीव कितनी होगी 10, तो यहाँ से 4 गया, तो यहाँ से कितना जाएगा फिर 6, 10 में से 4 गया, यहाँ से 6 जाएगा। सो इट इज I1 इक्वल दैट इज इक्वल टू 6 एम्पियर, सिंपल। यहाँ से कितनी जा रही है बेटा 4 एम्पियर, तो ये जंक्शन पॉइंट हो गया, करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी टेकन एज करंट लीविंग द जंक्शन। 4 यहाँ से आ रहा है, इधर से गया बेटा कितना 1 एम्पियर करंट, तो 1 में से यहाँ से कितना जाएगा 3 एम्पियर। सो व्हाट इज I2, इट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। और यहाँ से करंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, I1 है 6 एम्पियर, I1 कितना है 6, और ये कितना है 4, ये जब यहाँ से 1 है, ये 3 है, ये वापस एडअप हो जाएंगे, 4 बनेगा, 4 और 6 वापस एडअप होके 10 आएगा। और ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बैटरी में से जितनी करंट निकलती है उतनी वापस भी आती है। सो व्हाट इज I3 इज अगेन 10 एम्पियर करंट। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ। आगे जाके जब मैं लॉज कंप्लीट करूँगा फिर उसके ऊपर और क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।